साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या समझते हैं, अमेरिका ने वाज़े तौर पर अटैक कर दिया, इससे पहले 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी, उसके बाद कहा था कि हम सोचेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि जो यहूदी लॉबी जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में काफ़ी एक्टिव है, सो उसने ट्रंप को इतना जो है वो प्रेशराइज़ किया है कि 2 हफ्ते की भी डेडलाइन मीट नहीं की और ईरान पर बराह रास्त जंग में कूद गए। दूसरी जानिब कांग्रेस से कोई इजाज़त या कोई डिस्कशन भी नहीं की गई। जी देखिए, ये सरप्राइजिंग लग रहा है जो है ना बहुत सारे हमारे एनालिस्ट को, इसलिए कि जो इवेंट्स थे ना, कि देखें जिस तरह से मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें तो बेसिकली ये क्लियर है। उससे पहले भी अगर आप उसके इवेंट्स देख लें, ट्रंप ने 2 महीने का जब अल्टीमेटम दिया था, तो वो किस लिए दिया था? उसका मतलब है उसकी अमेरिका की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन थी इसराइल की से। अच्छा, इसराइल से ट्रंप के जो है ना, आपको पता बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सनल रेपो है नेतन्याहू से भी, और ट्रंप की जो है पिछले 10 साल की बाकी चीज़ों पे तो हमेशा कहते हैं कि मैं किसी जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, और जो है ना वो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को मैं जंगों में शामिल नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक ईरान न्यूक्लियर इशू का ताल्लुक है, उससे पिछले 10 साल से उस पर क्लियरली कह रहे हैं कि मैं ईरान को ये कभी नहीं अलाउ करूंगा अगर मैं प्रेसिडेंट बना, और फिर जब वो बने और उसके बाद फिर ये, तो एक कंसिस्टेंट स्टैंड है वो। मेरे ख्याल है कुछ लोगों ने इसको शायद इतना ज़्यादा या उसको सीरियसली नहीं लिया इस बात को, बट ये जो है मुझे इसमें कोई वो नज़र नहीं आया कि ये कोई सरप्राइज़ है। ये पॉलिसी उनकी काफ़ी अरसे से चल रही है। देखिए, उन्होंने ही JCPOA से विड्रॉ किया था, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो बड़ी मुश्किल के बाद, सालों के बाद वो मुआहदा हुआ था, जिसमें ईरान और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका शामिल थे। वो ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में उन्होंने विड्रॉ किया था, और उसके बाद से वो ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के, और वो ईरान को बेसिकली वो एनरिचमेंट से दूर करना चाह रहे थे, जो कि उस एग्रीमेंट में अलाउड है अबाउट 3.5% के करीब। तो और उनका नुक्ता नज़र वही था जो इजरायलीज का है कि जी अगर आप 3.5% कर सकते हैं तो फिर आप क्योंकि एक बार आप वो करें तो फिर आप उससे आगे जाके कैपेसिटी तो आपके पास होती है, कैपेबिलिटी, कि आप फिर 60% पे भी जा सकते हैं, उसके बाद तो वेपन ग्रेड पे जाना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि इंस्पेक्टर्स वगैरह ने उनको मुसलसल, जब ईरान ने वो वायदा किया, तो इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सारे वो IAEA के जाते थे और सर्टिफाई करते थे, जिसका मतलब है अगर वो यूरेनियम को अफसूदा नहीं कर सकते तो फिर उनके सारे जो एनरिचमेंट प्लांट्स हैं जिन पे झगड़ा था सारा, ये जो है एनरिचमेंट की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं, तो वो फिर सारी जाहिर है कि उनको फिर स्क्रैप करनी पड़ती। तो अब जो है, और फिर उन्होंने कहा कि 2 महीने में आपने नहीं किया तो फिर हम स्ट्राइक्स करेंगे। तो पूरे 2 महीने के बाद जो है वो, हालांकि मुज़ाकरात अभी चल रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली 2 महीने के बाद वो स्ट्राइक्स शुरू हुई इसराइल की तरफ से, और फिर अमेरिका ने ज्वाइन किया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि क्लियर पैटर्न नजर आता है। जौहर साहब, एक सवाल ले लीजिए इस हवाले से कि जौहर साहब, इसकी लीगैलिटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि क्या पेटेंटली अमेरिकन इस वॉर में शामिल हो सकते थे, क्योंकि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो जो इन्होंने किया है अमेरिका ने, वो इंटरनेशनल लॉ की तो खिलाफ वर्जी है ही, लेकिन अमेरिकन लॉ की खिलाफ वर्जी भी है। अब डेमोक्रेट्स इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वॉर रेजोल्यूशन ऑफ अमेरिका, उसमें भी जो पावर मेकिंग डिसीजन है प्रेसिडेंट की, वो कम की गई हैं। इट इज़ नॉट विदाउट कांग्रेस। तो ये हाउ द अदर्स आर गोइंग टू डील विद दैट? देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर मतलब जो है आपको पता है उससे बहुत पुराना है, लेकिन उसमें हो सकता है उन्होंने कोई एक्ट उस वक्त पास किया हो जिससे एक एक्ट पास हुआ था जिससे लिमिट किया था उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को। फिर उसमें बहुत से अबहाम है, तो प्रेसिडेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करते हुए कई एक्शन इन द पास्ट भी कर चुके हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेट्स जो है उस पर जो है वो इतराज़ उठा रहे हैं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भी कई लोगों ने इतराज़ किया है। और जो ट्रंप की जो मेन सपोर्ट है, जो जिसको मैगा ग्रुप कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनमें भी इस वक्त आपस में सख्त जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शंस है। कुछ लोग उसमें ये समझते हैं कि ट्रंप ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि अपनी उस पॉलिसी से वो हट गए हैं जो उनकी थी कि जी अमेरिका को किसी जंग में शामिल नहीं करेंगे। ये तो अमेरिका की दाखिली सियासत है। अब जब जहाँ तक इंटरनेशनल लॉज का ताल्लुक है तो उसमें तो क्लियर है कि वो अमेरिका ने कई इंटरनेशनल लॉज जो है ना, इसराइल ने और अमेरिका ने इसमें वायलेट की हैं। आप देखें, सबसे पहले टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अच्छा जौहर साहब, जौहर साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, तो सर उसका अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिकली इजराइल का नाम लेके कहा है कि इजराइल की जंग को अमेरिका ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन ऑफिशियली अब अमेरिका ने इजराइल की जंग को ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा था
کہ میگا گروپ جو ہے نا، اس لیے اس وقت اس میں بہت سی چکلش جو ہے چل رہی ہے، بہت سے ان کے آپس میں کچھ لوگ اس میں سے سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، کچھ لوگ نہیں کر رہے. تو امریکہ یہ اس چیز کا چانس ہے کہ ٹرمپ اس میں سے کچھ لوگوں کی سپورٹ حمایت شاید کھو بیٹھیں گے اس پالیسی کے بعد. لیکن یہ پالیسی جہاں تک اٹ سیلف اس کا تعلق ہے، انٹرنیشنل یہ لاز بھی بالکل وائلیٹ کر رہی ہے، یو این چارٹر بھی وائلیٹ کر رہی ہے، ان کی داخلی سیاست پہ بھی اس کے کئی اثرات ہیں جو ان کے ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں. لیکن جہاں تک ٹرمپ کا نقطہ نظر ہے، ان کی پوزیشن ہے، میرا خیال ہے وہ اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بہت عرصے سے اس پہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہی تھا، بلکہ اگر وہ نہ کرتے تو مجھے اس پہ سرپرائز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.